नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां हम चर्चा करेंगे हर एक जिले की कि कहां कितनी वोटिंग हुई है, इस पर भी बात होगी और ये भी जानने की कोशिश होगी कि पिछले कुछ साल के मुकाबले वोटिंग परसेंट बढ़ा है या कम हुआ है। बढ़ा है तो उसके मायने क्या है, कम हुआ है तो ये किस तरफ इशारा करता है। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में आज चर्चा कर लेते हैं हरदा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर। तो हरदा जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है, गढ़ बना हुआ है क्योंकि जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जिले में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 83.54% यहां पर लोगों ने मतदान किया है। अगर बात हरदा सीट की जाए तो इस पर 82.68% वोटिंग हुई है, जो 2018 की तुलना में करीब 1% ज्यादा है। इस सीट को बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों में गिना जाता है। इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मिनिस्टर कृषि मंत्री कमल पटेल करीब 25 साल से जीत रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि एक बार छोड़ दीजिए तो लगभग वो जीतते आ रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ के मतदाता अपने जनमत से राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते रहते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था, जब पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए कांग्रेस नेता डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने बीजेपी नेता कमल पटेल को चित कर दिया था। हालांकि 2018 में कमल पटेल फिर इस सीट पर वापस लौटने में कामयाब रहे। इस बार भी मुकाबला दोगने और कमल पटेल के बीच ही देखने को मिला। तो वहीं हरदा जिले की बात करें तो दूसरी सीट है टिमरनी, जहां टिमरनी में बड़ी सियासी फाइट है और रोचक भी रही है। यहां पर भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा मतदान हुआ है। इस सीट पर 84.61% वोट कास्ट किया है। यहां पर चाचा और भतीजे के बीच मुकाबला हुआ, जो कि चर्चा में रहा। बीजेपी ने यहां वर्तमान विधायक संजय शाह पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने उनके भतीजे अभिजीत शाह को मैदान में उतारा। खैर, इन दोनों सीटों पर बढ़ी हुई वोटिंग के क्या मायने हैं, ये भी समझेंगे। चलिए सत्ता का महासंग्राम में आज चर्चा कर लेते हैं विधानसभा सीटों पर। 2 विधानसभा सीटें जिनका मतदान प्रतिशत का विश्लेषण भी होगा और इन सीटों की इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है, क्या रही, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और देखिए, हरदा जिला इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो बीजेपी का गढ़ है, दूसरा यहाँ से खुद कृषि मंत्री भी चुनावी मैदान में है, तो हाई प्रोफाइल हॉट सीट इसे कहा जाएगा और इसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देवदत्त दुबे साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। देवदत्त दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बीजेपी से हमारे साथ अशोक गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अशोक जी आपका। और साथ ही हमारे सहयोगी जफर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अग्रवाल साहब, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देवदत्त साहब, आपसे ही मैं हरदा को समझने की कोशिश करूंगी। जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो ये बताता है कि अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी पिछली बार से इस बार नहीं है। अगर हम बात करें वोट परसेंट की तो 84% टिमरनी में हुआ है, जो कि पहले 81% था, यानी अब बढ़ गया है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र तो है ही, और हरदा को जो मिनी पंजाब भी कहा जाता है क्योंकि अच्छी गेहूं की बम्पर यहाँ पर पैदावार होती है। यानी किसानों को लेकर जो परेशानियां हैं उनको दूर करना था। कृषि मंत्री खुद कमल पटेल भी हैं। क्या आपको लगता है कौन से वो मुद्दे हुए होंगे जो इस मत प्रतिशत में आपको दिख रहे हैं, जनता ने उन्हें जहन में रखकर वोट कास्ट किया होगा? इस मत प्रतिशत से क्या आप आकलन कर रहे हैं, किसकी मजबूत जगह आपको हरदा में दिख रही है? देखिए, इसका मतदान उस सीटों पर होता है जहां दोनों प्रत्याशी कड़े मुकाबले में अपने आप के संघर्ष में झोंकते हैं और अधिकतम वोटों को घर से निकालते हैं। आपने देखा होगा कि यदि लहर का चुनाव ना हो तो लोकसभा में सबसे कम मतदान होता है, उसके कम विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान होता है पार्षद के चुनाव में, क्योंकि एक एक वोट पर नजर रहती है दोनों प्रत्याशियों के, अपने अपने वोट को निकलवाते हैं। तो जब लहर ना हो और जब दोनों प्रत्याशी दम लगाते हैं तो इस चुनाव में बहुत सारे कारण थे जिसमें मतदाता घरों से निकला। बीजेपी के भी कारण थे, कांग्रेस के भी कारण थे, और दोनों प्रत्याशियों ने दम लगाई। कमल पटेल जी का एक वीडियो भी वायरल जिसमें वो कह रहे थे कि सब विरोधी एक हो गए थे, तो एक हो जाए और अपने लोग भी धोखा, तो परिस्थिति क्या बनेगी इस अधिकतम मतदान की? तो अब आज कुछ एग्जिट पोल इशारा करेगा, शाम तक परिणाम आएंगे। लेकिन इस बार भारी मतदान हुआ क्योंकि मतदाताओं को निकाला कि वो जिनको हमने लाभ दिया है, चाहे लाड़ी बहना हो, और भी उनको निकाला। तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी का मतदाता था, जो बदलाव चाह रहा था, परिवर्तन चाह रहा था, वो भी घरों से निकला। तो एक जिस तरह से मतदान के प्रति उत्सुकता थी,
खामोश रहा मतदाता। ये बात जरूर है कि चुनाव प्रचार में उसने अपने इरादे जाहिर नहीं किए, उसने जो कुछ किया ईवीएम के सामने ही किया है, लेकिन वो घरों से निकला है और भारी मतदान किया है। और ये प्रत्याशियों के ऊपर भी कहीं कहीं कम मतदान, शहरों में कम मतदान हुआ, 64%, 66%, क्योंकि वहां प्रत्याशियों की उदासी। जी लॉटरी जी जी जफर, वोटर साइलेंट था, बहुत ज्यादा फ्लोटिंग वोटर्स भी नजर नहीं आए, और अब जब मत प्रतिशत सामने आ चुका है जफर, तो क्या आकलन किया जाए? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो मुद्दे थे उनमें समर्थन मूल्य भी मुद्दा था, और इस बार राहुल गांधी ने भी अपना जोर लगाया। ये कहा जाता था कांग्रेस, ये कहा जा रहा था कांग्रेस को राहुल गांधी की सभाओं से बड़ी आस है, तो वो वोटर्स में दिखा आपको? और खासतौर पर महिला वोटर्स, जो महिलाओं के लिए दोनों ने योजनाएं अनाउंस कर दी, उसके इर्द गिर्द ही कहीं हम देख रहे थे कि प्रचार प्रसार भी हो रहे थे, तो ये फैक्ट भी नजर आया वोटर्स में क्या उस वक्त? क्योंकि आप ग्राउंड पर थे, किन मुद्दों पर आपको लगा कि वोटर्स के जहन में बातें हैं जो ईवीएम में जाकर दिखी हैं? जफर जी पाटिल जी, देखिए बिल्कुल राहुल गांधी की सभा की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की सभा में जो भीड़ आई थी, एक सैलाब जो आया था, तो राहुल गांधी को अधिकतर लोग सामने जब चर्चा की तो राहुल गांधी को देखने के लिए लोग गए थे, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली गई थी, तब जो राहुल गांधी काफी देश में आए थे और उसको उनको देखने के लिए काफी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए थे। तो वहीं हरदा में भी बड़े बड़े चेहरे भाजपा के राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जो चेहरे यहाँ आए और पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। उनकी रैलियों में भी, सभा में काफी भीड़ एकत्रित हुई थी और भीड़ देखने को मिली थी। अगर हम बात करें लाडली बहना की, तो लाडली बहना का बिल्कुल जो है तो भाजपा लाडली बहना को ही अपना जो है प्लस पॉइंट मान के चल रही है, और कांग्रेस इसको लगातार लगाते रही है, लेकिन भाजपा हमेशा कह रही है कि हमें जो 50,000 लाडली बहना है वो पूरा आशीर्वाद जो उनको हमें मिला जो है तो जीती और आदर करे, और लाडली बहना हमें जो है तो वापस से विधानसभा पहुंचाएंगी, तो ये बार बार जो है तो भाजपा यहाँ कह रही है। अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, तो 2013 में जिस तरीके से हरदा का जो परसेंटेज निकल के आया, तो 78% जो है तो चुनाव हुए थे, जिसमें 2013 में डॉक्टर रामकृष्ण डोगले ने कमल पटेल को जो है तो 4650 वोटों से मात दी थी। वहीं अगर हम बात करें 2018 के चुनाव में, 2018 में जो है तो वापस से इस दोनों कमल पटेल और दोगने के भी दोबारा मुकाबला हुआ था। इसमें दोबारा जो है तो 2018 के चुनाव में कृषि मंत्री कमल पटेल ने डॉक्टर रामकृष्ण डोगले को 46 वो तो पिछले बार जो अंतर था वो भी काफी कम था। चाचा भतीजे की ये फाइट हमें देखने को मिली है जो काफी इंटरेस्टिंग भी रही है। लोगों की नजर थी कि एक ही जो रिश्तेदार हैं वो आपस में अपने आप को बटा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन जो जनता के बीच मुद्दे रहे, खासतौर पर वहां पलायन का मुद्दा भी होता है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, युवाओं का पलायन होता है, तो इसको लेकर युवाओं में किस तरह का आक्रोश था, या युवा सेटिस्फाइड थे कि जो वहां पर सरकार की काम है उनसे वो संतुष्ट हैं, या फिर एंटी इनकम्बेंसी दिखी? शॉर्ट में बताइए। बिल्कुल, ये मुद्दा तो लगातार जो है तो चुनाव में देखने को मिला है। लगातार जो है यहाँ पे लोग पलायन करके मजदूरी की, बेरोजगारी और शिक्षा का जो मुद्दा है यहाँ पर लगातार रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल यहाँ का कृषि मंत्री रहे, तो यहाँ पर किसान जो है तो कृषि प्रधान जिला है, तो लगातार। और अवनी बंसल का उस वक्त अनाउंसमेंट हो जाना, फिर टिकट बदल जाना, तो उसका कुछ वोट परसेंट पर असर दिखा? कोई नाराजगी? टिकट लगातार जो है तो 3 साल से जो है तो 2013 से 2023 तक की हम बात करें तो एक ही चेहरा जो है तो कांग्रेस और भाजपा से सामने रहे। तीसरी बार जो है तो आमने सामने मैदान में रहे, परंतु यहाँ कृषि कॉलेज की जो है तो लगातार मांग की जा रही थी, और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। यहाँ कृषि मंत्री कमल पटेल है, लगातार लोगों में, किसानों ने कहा कि यहाँ पर कृषि कॉलेज होना चाहिए, कृषि विज्ञान कॉलेज, जिससे जो है तो किसान के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर अपने कृषि को जो है तो धंधा बढ़ाएं। पारुल जी, लौट रही हूँ आपके पास। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। गगन जी, क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में राहुल जी भी आते हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जनता उत्साहित रहती है वोट डालने में, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि उनकी जो सभा थी वो टिमरनी में थी और हरदा पर भी इसने इफेक्ट डाला ही होगा, तो आप कितने आश्वस्त हैं जनता के मुद्दों को उठाया? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने क्षेत्र में काफी काम किया और उनके काम का आसपास की जगहों पर काफी प्रभाव रहा, इसलिए नाराजगी उनके लिए नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए नहीं, उनके लिए नहीं है। क्या बताएंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कमल पटेल जो अभी 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, वो लगातार 3 विभागों के मंत्री रहे हैं। पहले एक बार चिकित्सा शिक्षा और एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है राजस्व मंत्रालय, और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे साथी यहाँ बैठे हैं अशोक गुजर जी, कि उन्होंने क्षेत्र के लिए अभी तक क्या किया। ये हमेशा बात करते हैं, हमने सड़क बनवाई, हमने नाली बनवाई,
सड़कें अगर आपने बनवाई है तो सड़कें आप खिड़कियां मार्ग देख लीजिए। 9.5 करोड़ का आपका मार्ग है, 15 दिन की बारिश नहीं झेल पाया और मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। हरदा पूरा कृषि प्रधान जिला है, यहाँ की गेहूं की पैदावार पंजाब को टक्कर देती है। पर आप ये देखिए यहाँ पर क्या जो बरसों से मांग है कृषि कॉलेज के खुलने की, यहाँ कृषि कॉलेज कृषि मंत्री 3.5 साल हो गए उनको पद पर रहते, उन्होंने करवा पाए? उन्होंने कुछ नहीं करवाया। और अभी पिछले कुछ 2 साल 3 साल पहले यहाँ पर जो नहरें हैं, ताबा डैम की जो नहरें आती हैं, उनमें लाइनिंग हुई करोड़ों रुपए की। वो नहर का एक पानी छोड़ा और झेल नहीं पाई पानी के प्रेशर को, और पूरी लाइनिंग सब मटेरियल पूरा बह गया। ये सब हरदा में भारी भ्रष्टाचार जो इशारा कर रहा है, ये सब खुले रूप से यहाँ पर जो कहते हैं, जनता कह रही है खुले रूप से, ये माननीय कृषि मंत्री जो कमल पटेल है वो 50% लिए बिना या कोई ठेका पास नहीं होने देते या कोई काम को नहीं करने देते। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी टिमरनी आए, टिमरनी पूर्व में हरदा विधानसभा में था, परिसीमन के बाद वो टिमरनी के सिराली में आए, सिराली बाद में परिसीमन में टिमरनी विधानसभा में जुड़ गया। राहुल गांधी जी की जो सभा हुई है टिमरनी के सिराली ब्लॉक में, उसका असर हरदा जिले की दोनों सीटों पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी या दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जिताएगी और प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप, और लगातार, लेकिन आप कह रहे हैं इतना समय से कॉलेज को लेकर भी आपने बात कही, लेकिन उसके बाद भी जनता बीजेपी को मौका देती हुई आ रही है। इस बार आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है, वो नतीजों में दिखेगा। बहरहाल मैं बीजेपी के पास जा रही हूँ। लिस्ट तो गिनाई दी है अशोक जी, गगन जी ने, कि क्या क्या काम उनको हो जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए, जबकि कृषि मंत्री खुद आपके क्षेत्र से लगातार आ रहे हैं मंत्री बन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जीत के। अशोक जी, गगन जी की समस्या ये है कि ये लगातार डिबेट में एक ही बात कहते हैं, कृषि कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज का जो मामला उठाते हैं, ये मैं आपको मुख्य बात बता दूं, ये प्राथमिक पाठशाला जैसे समझ रहे हैं। और मध्य प्रदेश का पूरा पीएटी का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी कॉलेज है मध्य प्रदेश के, वो सारे कॉलेज में एडमिशन होता है। और मध्य प्रदेश में जो सारे कॉलेज में एडमिशन होता है, हरदा का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो माननीय कमल पटेल के नेतृत्व में विगत 25-30 वर्षों में लगातार जो आर्थिक उन्नति हो रही है, वह उन्नति कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किए गए उससे हो रही है। अब बात आती है कृषि कॉलेज से लेकर तमाम मुद्दों की, तो जो हरदा की अधोसंरचना का विकास किया गया है वो अतुलनीय है। पूरे मध्य प्रदेश में आप देखते होंगे, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात कहने के लिए आपने मौका दिया है। मध्य प्रदेश में हरदा के किसानों की आर्थिक उन्नति इस बात का परिचय है कि यहाँ की अधोसंरचना विकास जिस स्तर पे हुई है, वो सारा का सारा श्रेय जाता है कमल पटेल को, जिला बनाने से लेके आज तक। इसके बाद में आप जो नहरों का मामला है, एक एक मुद्दे पे मैं तो जवाब दूंगा, क्योंकि कारण क्या होता है कि हम हमारी बात तो कहेंगे ही, लेकिन इनके मंतव्य कभी भी चैनल के माध्यम से बाहर नहीं जाएंगे। आज मूंग की तीसरी फसल पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, देश में देख लीजिए, तीसरी फसल का सबसे सर्वाधिक उत्पादन अगर होता है तो हरदा में होता है। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो हरदा में होता है। उसके बाद चने का उत्पादन सर्वाधिक जो औसत है वो हरदा में होता है। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस के दौर में क्या स्थिति थी हरदा की। आप देखिए कांग्रेस के दौर में यहां पर कपास का उत्पादन होता था जो एकल फसल होती थी, अरहर का उत्पादन होता था जो एकल फसल होती थी, यानी साल भर में किसान एक फसल का उत्पादन ले पाता था। आर्थिक स्थिति की बात अगर करूं तो उस समय के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय थी कांग्रेस के दौर में कि बैलगाड़ियों से मंडी आते थे कपास बेचने के लिए। गगन जी को याद होगा, आपके सेठ जी की जीन थी, वहां पर ध्यान होगा, तो उस सेठ जी की जीन में जो आईसीआईसी खरीदती थी कपास, वो 6-7 दिन तक किसान ट्रॉली अपना बैलगाड़ी लेके खड़े रहते थे। और आज की स्थिति में 3 घंटे में मंडी की व्यवस्था आप देखिए, कभी मंडी में आइए, मध्य प्रदेश की सबसे 1 नंबर मंडी हरदा। 3 घंटे में ट्रॉली खाली करा के चला जाता है किसान। भाव आएगा सुबह 10 बजे 11 बजे, यानी कई ऐसी बातें आपकी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली बार आपकी हार में अगर कम अंतर नजर आता है तो जनता ने अपना मूड तो बदल लिया है थोड़ा बहुत। पिछले अगर वोट परसेंट से अंदाजा लगाया जाए 2018 में 2213 चाचा भतीजे की लड़ाई, शाह साहब की बात कर रही हूँ। जनता ने जिस उत्साह से वोट दिया है
उस उत्साह को मैंने देखा है। मैं कमल पटेल जी का उस उत्साह में 1% ही बढ़ोतरी हुई थी, जहां 2200 अंतर पर आ गए थे। मुझे जी 2200 का अंतर था जीत का। कारण एक मतदान केंद्र पे जाने का अवसर मिला और मतदान केंद्र के सामने जो हमारा सहायता केंद्र होता है या भाजपा का बूथ था, वहां पर बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है देवदत्त साहब, क्योंकि आदिवासी वोट भी यहाँ निर्णायक होता है, आदिवासियों का मुद्दा भी बहुत उठाया, कृषि प्रधान क्षेत्र तो है ही है, और उसके अलावा वहाँ के जो युवा हैं उनको पलायन करना पड़ता है, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है, पलायन नहीं कर रहा। आप आईटी के सेक्टर में हरदा क्षेत्र के जो युवा हैं वो दुनिया के देशों के हैं। आप आईटी के क्षेत्रों में लगातार आईटी के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, रुक जाइए, हरदा के युवा, हाँ रुक जाइए। देवदत्त साहब, आप क्या आकलन करते हैं, तमाम मुद्दे रहे होंगे जो ईवीएम पर दिखे होंगे, या आपको लगता है कि कमल पटेल जी की छवि के सामने तमाम मुद्दे गौण रह गए होंगे? आप कितना सहमत हैं गगन जी की बातों को? आपको लगता है अशोक जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है वो वोटिंग मशीन तक पहुंचा होगा? देवदत्त साहब देखिए, कोई एक वर्ग नहीं रहता, मतदाता के विभिन्न वर्ग होते हैं और हर मतदाता अपने विभिन्न कारणों से प्रभावित होता है, इसलिए तो इस तरह के परिणाम आते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी समस्या है। युवा की अपनी समस्या, किसान की अपनी समस्या, महिला की अपनी समस्या, व्यापारी की अपनी समस्या, और एक समाधान वो किस में देख रहा है। क्योंकि कमल पटेल वहां से कई बार जीत चुके हैं, तो उन्होंने इसके पहले लोगों का दिल जीता ही होगा जब तो वो जीते हैं। लेकिन कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी, कई बार लोग प्रत्याशी खुश हैं, सरकार से खुश नहीं है, कई अधिकारियों से। मैं कहता हूँ कई बार वोट इसलिए बदल जाता है कि जो आपका कार्यकर्ता वोट मांगने में जा रहा है उसका स्वभाव कैसा, उसका व्यवहार मोहल्ले में कैसा है। ऐसे बहुत सारे कारण रहते, कोई एक कारण से आप इसको तराजू पे नहीं तोल सकते। हर मतदाता ने, मैंने जो देखा ना, अभी मैं बहुत घूमा हूँ इसमें चुनाव में, तो अलग अलग मतदाता की अलग अलग राय थी, अलग अलग उनके वक्तव्य थे। कोई किसी से प्रभावित था, किसी की कोई समस्या थी। तो इसलिए तो ये मतदान, इसलिए तो लोकतंत्र मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप गुप्त जाके न दबाव। लेकिन क्या आप मानते हैं राहुल गांधी आए, उनके चेहरे पर वोट कास्ट हुआ होगा, या फिर शिवराज जी के चेहरे पर वोट कास्ट होगा? हमने देखा लीडरशिप पूरी उतार दी थी बीजेपी ने भी अपनी, सांसदों का, मंत्रियों का चुनावी मैदान में होना। तो ये प्रत्याशियों के चेहरे पर वोट पड़े हैं बीजेपी कांग्रेस में, आपको लगता है कि उनके जो नेता हैं उनका ज्यादा प्रभाव रहा? देवदत्त साहब देखिए, पहला तो प्रत्याशी के जहन में सामने वाले का चेहरा ही होता है, क्योंकि जिससे उसको काम पड़ता है। सभाएं तो आधा एक घंटे की हुई और फिर नेता चले जाते। क्या कोई मतदाता किसी भी देश में राष्ट्रीय स्तर के नेता से संपर्क कर सकता है दोबारा? नहीं कर सकता। वो तो अपनी एक बात रखने आते। मैं जो पहले कह रहा था पारुल जी, वही है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि राष्ट्रीय नेता की बातों से प्रभावित हो जाएं, लेकिन अंततः तो मतदाता अपने आसपास ही देखता है ना, प्रत्याशी देखता कि उसको किन समस्याओं से जूझना पड़ा है। बहुत सारे इतने अनुभव हैं इस बार मतदाता ने बड़ा, आप उसको समझ पाना कोई सामान्य बात नहीं है। अब तक के चुनाव जैसा नहीं रहा इस बार का चुनाव। इस बार का चुनाव बड़ा 2018 से अब स्थितियां किसके लिए सुधरती हुई दिख रही हैं आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से 2018 और इस बार के चुनाव में बहुत अंतर है, क्योंकि 2018 में जो परिस्थिति यदि कर्मचारी ऐसा विरोध में नहीं था भाजपा के, जो इस बार था। 2018 में लाडली बहना नहीं थी, इस बार लाडली बहना है। तो आप हर चुनाव की तासीर अलग होती है, हर विधानसभा की तासीर अलग होती है। आप जब इसको सार्वभौमिक, सार्वजनिक तोलने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें हर प्रत्याशी बदलने से कठिन हो चला है। यानी आपका कहना है कि इस बार यह आकलन भी करना, क्योंकि वोटर भी साइलेंट रहा और कई मुद्दों पर हमने देखा कि हवा किस तरफ बह रही है उसे पहचानना थोड़ा कठिन हो चला था। मैं लौट रही हूँ देवदत्त साहब, हमारे साथ जफर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। जफर, देवदत्त साहब ने भी बहुत सारी बातें रखी। क्या वाकई ऐसा समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से वो मुद्दे हैं जो दौड़ रहे थे उस चुनावी समर में? और ये भी जानने की कोशिश कि कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए और बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए, लेकिन जनता कोई अपनी बातें पहुंचाने में कामयाब हो पाया, नहीं हो पाए। प्रचार प्रसार में जनता के बीच जब ये जा रहे थे तो हमने देखा प्रदेश में कुछ जगहों से विरोध भी सामने आ रहा था। तो ये जो मुद्दे जो कहे हैं टीवी चैनल्स पर, ये जनता के बीच पहुंचाने में कामयाब हुए हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता?
जी पार्वती, देखिए जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी की सभा जो है तिमरनी में हुई, लेकिन जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है तो तिमरनी में ही आए थे और भाजपा प्रत्याशी संजय शाह जो है तो काम बनाने के लिए वहाँ आए थे। तो इस बड़े शहरों में अगर हम बात करें तो हरदा में नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह की सभा हुई है। और जो बात बताने की जनता के बात बताने की अपनी बात है तो लगातार दोनों प्रत्याशी दोनों दल जो है तो भाजपा जो है तो अपनी कामयाबी और कांग्रेस में भाजपा के नकारात्मक और नाकामी निष्कर्ष जो है तो बचाती रही है। तिमरनी की अगर बात करें तो तिमरनी में सीधा मुकाबला आचार संहिता दिख रहा है। यहाँ पर जुबानी तेज हो गई कि बात दूर तक आ गई। भाजपा के जो अपने संजय शाह वो लगातार अपनी कामयाबी को लेकर और काफी नॉइस आ रहा है आपके पीछे से जफर। ठीक है, लौट रही हूँ। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे अब आश्वस्त कितने हैं वो ये समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक तरफ गगन जी कृषि मंत्री हैं और दूसरी तरफ खैर चाचा भतीजे की तो लड़ाई है, लेकिन चाचा लंबे समय से सीट से जीतते आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे ये? क्योंकि अभी देवदत्त साहब भी कह रहे थे कि पहला तो चेहरा ही देखा जाएगा जनता के बीच, जिन्हें जनता को जिनसे काम पड़ेगा या जनता जिनके पास जाएगी, तो चेहरे उतने मजबूत उतारे, क्योंकि हर बार आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं और वो मात भी खा रहे हैं। तेरा छोड़ दीजिए तो पटेल साहब की सीट से। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 2019 में कोरोना, 2020 में कोरोना की महामारी यहाँ फैली थी। उस समय कांग्रेस की सरकार को इन लोगों ने चुरा लिया था और अपनी सरकार बनाई थी। और प्रथम जो 5 मंत्री बने थे कैबिनेट के, उसमें कमल जी पटेल भी कृषि मंत्री बने थे। और हरदा में उस समय क्षेत्रीय स्थानीय जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसकी यह महती आवश्यकता थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय जो दौर था महामारी का 2020 का, कोरोना का, उस समय कमल जी पटेल यहाँ पर उस 2 महीने के दौरान हरदा में मुश्किल से एक आधा बार आए थे। बाकी अधिकतम समय वो भोपाल में टिक कर रहे। जनता को जब यहाँ उनकी आवश्यकता थी वो यहाँ नहीं थे। और उसके उलट मैं आपको बता दूं, हमारे जो प्रत्याशी है डॉक्टर रामकिशोर जी दोगने, जो उस समय विधायक नहीं थे, हार चुके थे चुनाव 2018 में, उसके बाद भी वो यहाँ पर लगातार जनता के संपर्क में रहे। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी उनसे बन पड़ा उनकी सहायता करी आम जनता की। अब मैं बात करता हूँ टिमरनी की। टिमरनी में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में विधायक भी हैं, उसी कोरोना काल में टिमरनी में आप जनता के बीच कभी जाएं, वहां बात करें तो मालूम पड़ेगा कितने वो जनता के बीच उपलब्ध रहे उस महामारी के समय। और हमारे जो प्रत्याशी हैं अभिजीत शाह, उन्होंने भरसक मदद करी लोगों की, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए, दवाइयां मुहैया करवाई, लोगों को जो आवश्यकता पड़ी उस समय उनकी मदद करी। कमल पटेल जब महामारी का समय था तो भोपाल में डटे हुए थे। अब जब उन्हें पिछले 1 साल से अपनी जमीन यहाँ खिसकती हुई दिख रही है तो वो लगातार हरदा जिले में बने हुए हैं। भोपाल वो ज्यादा कदा जाते हैं, महीने में 1-2-4 दिन केवल बस कैबिनेट की गगन जी, क्योंकि ये संगठन का भी मशक्कत देखी जाती है कि क्योंकि आप जनता के बीच उन तमाम बातों को कितना पहुंचा पाए, जिन्हें दोगने साहब जानते थे, जिनसे उनका परिचय था या जो उन्हें मिल रहा था। ठीक है, आपने कहा वो उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन उन बातों को अब इलेक्शन टाइम में कैसे भुना पा रहे हैं आप? उसके लिए कितनी मदद आपको आपके संगठन से मिल रही है? आपका संगठन कितना स्ट्रांग है, इसको भी जांचा जाएगा और ये चुनाव बताएगा। मैं अशोक जी के पास जा रही हूँ। अशोक जी, जल्दी से बताइए, क्योंकि अगर कोरोना के टाइम पर दोगने साहब अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे तो आपके विधायक साहब कहाँ थे फिर? और वो तो गिना जाएगा, वोटर अपनी लिस्ट बनाकर बैठा हुआ है। ऐसा है, गगन जी को गंभीरता से जानकारी नहीं है। एक मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को जो दायित्व दिया गया था, उनको एक प्रभार दिया गया था संभागीय, और वो पूरे के पूरे जबलपुर से लेके बुरहानपुर तक पूरे संभागों को देख रहे थे और हरदा भी उसमें था। हरदा में लगातार कोरोना काल के बाद में जो सेवाएं दी है, उनको शायद पता नहीं होगा गगन जी को कि उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, नगर पालिका का भी हो चुका है, जिला पंचायत का भी हो चुका है, और दोनों में इनको कांग्रेस को मात दी है मतदाता ने। ये भूल जाते हैं बार बार, समस्या इनकी ये है। 2 चुनाव हो चुके, दोनों में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है, तो परिणाम तो उनके सामने है। और विधानसभा में हरदा जिले की दोनों सीट जीत रहे हैं। ये मन मसोच के बैठे हुए हैं आपके और हमारे सामने। बेचारे आप करें क्या, प्रवक्ता हैं, बोलना तो है पार्टी के लिए। ये इनकी मजबूरियां इनके चेहरे से दिखाई दे रही है। गगन भाई, कोई बात नहीं, होता है, बोलना पड़ता है पार्टी के लिए, लेकिन यथार्थ को स्वीकारना भी सीखिए। देवदत्त साहब, संगठन की भी मजबूती का आकलन होगा, चेहरों के प्रभाव का भी आकलन होगा, और ये भी कि अब जनता का रुख 2024 के लिए किस ओर है, क्या कहिएगा दुबे साहब? समग्र मूल्यांकन के बाद ही ये मतदान संपन्न होता है। हर मतदाता की अपनी अपनी धारणा रहती है, अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, और उसमें
राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, लोकल समस्याएं, प्रत्याशी, ये सब मिला जुला के कहाँ वो समाधान देख रहा है। और प्रदेश में तो आप देखते हैं कि 2018 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस सरकार में आई, लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अधिकतम सीटें भाजपा ने जीती। वो गुना शिवपुरी तक कांग्रेस हार गई, 28 सीटें जीती। तो ये लोकसभा के अलग मुद्दे रहते हैं। अभी भी मतदाता कुछ अलग राय व्यक्त कर रहे थे लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए अलग मुद्दे हैं। जितना छोटा चुनाव होगा लोकल चेहरे पे जाएगा, जैसे पार्षद का प्रत्याशी पे जाता, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा, तो ये तो अलग अलग है ही, इसमें कोई वो नहीं है। आप जब देखते हैं कि एक साथ चुनाव होते हैं पार्षद के और मेयर के, तो एक वार्ड में एक पार्षद किसी पार्टी का जीतता है या निर्दलीय जीत जाता और मेयर किसी और पार्टी का जीतता है, तो अब मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है इन 73-74 सालों में। वो समझता है कि हमें किसको कब क्या जिताना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ महिलाओं को लेकर भी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि महिलाओं के इर्द गिर्द अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं पार्टियों ने और जनता के बीच ये बताने की कोशिश की है कि महिला हितैषी हैं वो और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के साथ नारी सम्मान योजना हो, लाडली बहना योजना हो, एक तरफ लाडली बहना योजना से वोटर्स को, महिला वोटर्स को फायदा मिल रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही थी कि वो हर एक सेक्टर को, हर एक परेशानियां जो वोटर्स की हैं उसको छूते हुए उनका कुछ ना कुछ समाधान निकालते हुए निकले। हरदा की हम बात कर रहे थे जहां से कृषि मंत्री कमल पटेल खुद आते हैं, हाई प्रोफाइल हॉट सीट है। अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर 2013 रिपीट होगा? और हम अगर चाचा भतीजे की लड़ाई कहें तो भतीजा इस बार चाचा पर भारी पड़ेगा, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा क्योंकि ईवीएम में कैद हो चुकी है। चाचा भतीजे के साथ कृषि मंत्री की भी किस्मत देखना दिलचस्प होगा कि कृषि मंत्री या दोगने या फिर कोई और। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।